Dear students, today's topic is combination of vectors. We will talk about position vector and displacement vector. Okay, so any position is measured from origin. ठीक है, कोई पोजीशन होती है वो हम किससे मेज़र करते हैं? ऑरिजिन से मेज़र करते हैं एंड इट इज़ टर्म्ड एज पोजीशन वेक्टर. ठीक है, बात समझ में आ गई. इसी को ही पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. जैसे कि आप जो है ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में जैसे मान लो ये डायग्राम है, तो ये ओ आपका ऑरिजिन है और ये पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट P1 है. ठीक है, तो ये जो OP1 है ये आपका क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जैसे P1 पॉइंट है तो P1 पॉइंट की जो लोकेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है. ठीक है, तो वहाँ पे हम जो रेफरेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं? ऑरिजिन लेते हैं. ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो कहाँ से मेज़र करेंगे? ऑरिजिन से. अब पता चला मैंने बोल दिया कि ये यहाँ पे है. अब यहाँ पे है तो कहाँ पे है? ठीक है, अब मान लो मैंने बोल दिया कि वो यहाँ पे है, मतलब वो किसी लोकेशन पे है पर्टिकुलर, तो उस लोकेशन पे तो है, लेकिन वो लोकेशन कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है, तो कहाँ से पता चलेगा? तो कोई ना कोई आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा. जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई मान लो स्कूल है, किसी की लोकेशन बताई जाती है तो बोला जाता है कि बस अड्डे से या बस स्टॉप से 10 किलोमीटर. ठीक है, तो इस तरीके से उस चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है कि मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर पे हमको ये स्कूल मिल जाएगा. ठीक, वैसे ही जो P1 है, तो P1 कहाँ पे है? तो P1 को हमने P1 मान लो ये ऑरिजिन से मैंने इसको मेज़र किया है. ठीक है, तो P1 जो है ये ऑरिजिन से मेज़र हुआ है. बात समझ में आ गई? ठीक, ऐसे ही जो P2 है, P2 को भी ऑरिजिन से ही मेज़र किया हुआ है. ठीक है, बात समझ में आ गई? मान लो यही जो बंदा P1 पे था ये मूव करके P2 पे चला गया. ये मूव करके P2 पे चला गया, तो उसकी नई पोजीशन क्या है? उसकी नई पोजीशन P2 है. तो ये P2 को भी हम मेज़र करेंगे. कहाँ से करेंगे? ऑरिजिन से करेंगे. तो वो जो बंदा था जो P1 से P2 पे गया, उसने कितना चला या वो कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पुरानी पोजीशन से, अपनी ओल्ड पोजीशन से. यानी उसकी ओल्ड पोजीशन P1 थी, तो P1 से वो P2 पे पहुंचा है. ठीक है, तो P1 से P2 पे आया है, तो इसको जो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, P1 P2 को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P1 एंड P2, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इज बेसिक ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटी. ठीक, बात समझ में आ गई? पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया. ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर एडिशन की. तो वेक्टर एडिशन हमें करना है, तो वेक्टर एडिशन आप मान के चलिए ये कोई अलजेब्रिक एडिशन नहीं है. पहली बात तो ये समझ लीजिए. ठीक है, जैसे अलजेब्रा में 1 + 1x + 2x = 3x आप लिख देते हो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है. इसमें हमें, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होते हैं. ठीक है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी देखना है और हमें इसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होगा. तो वेक्टर एडिशन के लिए जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो दैट इज ट्रायंगल मेथड. ठीक है, क्या है? ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. तो सपोज यू हैव गिवन 2 वेक्टर्स. ठीक है, आपको 2 वेक्टर गिवन है. तो देखो, मान लो एक वेक्टर आपको ऐसे ये दिया हुआ है A, और ये वेक्टर आपको ऐसे है B. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है. तो पहला स्टेप है इसमें, ड्रॉ A एज इट इज़. आपको क्या फाइंड करना है? आपको बेसिकली फाइंड करना है A + B. तो देखो A पहले लिखा हुआ है. ठीक है, तो पहले हम A को
ए को एज इट इज़, मतलब जैसा ए बना हुआ है वैसे ही ए को हम बना लेंगे। देखो ये ए को हमने वैसे ही बना दिया जैसा ए बना हुआ था। फिर क्या करेंगे, बी को प्लेस बी ऑन ए सच अ वे दैट एज हेड कोइंसाइड विद टेल ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब जैसे ए को मैंने ये बना दिया, ए को इस तरीके, तो ये ए का ये हेड है और ए का ये टेल है। तो अब क्या करेंगे, एज हेड को बी की टेल से कनेक्ट करेंगे। तो ये बी की टेल ये है, और जैसा बी आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, जैसा भी दिया है वैसे ही बी आप बना देंगे। बात समझ में आ गई? तो ए और बी आपने बना लिए इस तरीके। अब देखो दोनों के एरो कैसे हैं। ये अगर आप देखो तो इनका मूवमेंट ऐसे कुछ हो रहा है। अभी ए की डायरेक्शन में चल रहे थे ऐसे, फिर बी की डायरेक्शन में आ गए ऐसे। ठीक है, मतलब यही तो है कुल मिला के। ये एक्चुअली मेरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में बुक में लिखा होता है कि हेड और दोनों को आप जो है अब मिलाते हुए एक लाइन खींच दो तो वही रिजल्टेंट हो जाता है, तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आप उसी प्रोसेस में चलिएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका ऐसे चल रहा है, तो अगर मान लो ये चलता आगे तो ये ऐसे चलता। बस समझ में आ रही है? अगर ये आगे चलता ये एरो, तो ये आगे इस तरीके चला जाता। ठीक, तो आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट हमेशा ऐसा होगा जो कि क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, इन दोनों वेक्टर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और बैलेंस कब होती हैं चीज़ें, जब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दोनों चीज़ें कैसी हैं, बैलेंस कब होंगी, जब इक्वल एंड अपोजिट होंगी। एक छोटा या एक कम या एक ज़्यादा होगा तो क्या कभी बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो बैलेंसिंग तभी होती है जब एक कोई चीज़ बड़ी हो, एक कोई चीज़, मतलब दोनों चीज़ें आपस में कैसी हों, बराबर हो। उस केस में मतलब दोनों इक्वल हों, इक्वल एंड अपोजिट हो, उस केस में क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक, तो देखो ये एरो इधर आ रहा है, तो इस एरो को हम क्या करते हैं, इस एरो के अपोजिट, इस एरो के अपोजिट एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये एरो ऐसा था, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपके सामने देखो ये वाला फिगर देखना, ये ऐसे ऐसे था, ए बना है बी बना है और इसके एरो की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक, हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा वेक्टर लाएंगे जो कि क्या हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरीके आ जाएगा। ठीक है, तो आप ए के टेल को बी के हेड से मिलाते हुए एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, मतलब ए से इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि इन दोनों की डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका बन जाएगा, ये जो आर वेक्टर है, आर का मतलब क्या है, रिजल्टेंट, ये इस तरीके होएगा। ठीक, तो देखो ए आपका ऐसा हो गया, बी ऐसा हो गया, और आर जो है वो रिजल्टेंट जो है वो ऐसा हो गया। मतलब देखो इस तरीके था, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही थी, तो आर की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो हेड टू टेल मेथड इसको बोलते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ज्वाइन फ्री हैंड ए एंड बी, डायरेक्शन ऑफ आर इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। हमारी समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो देखो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है। आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए प्लस माइनस ऑफ बी। ठीक है, ए प्लस माइनस ऑफ बी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले ए को ड्रॉ कर लोगे, पहले आप ए को ड्रॉ कर लोगे, फिर आप बी को ड्रॉ कर दोगे। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, ए प्लस माइनस ऑफ बी है, तो माइनस ऑफ बी को क्या की डायरेक्शन जो है, मतलब जो बी होगा, बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो माइनस ऑफ बी आ जाएगा।
ठीक है, तो आपके सामने अब ये ए आया और ये माइनस बी आया। ठीक है, तो अब देखो इसमें मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे कुछ जा रहा है, इधर जाएगा ये। तो इसको बैलेंस करने के लिए रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इसको ऐसे मिला दो ऐसे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस ऑफ बी। ठीक, तो ये आपका इस तरीके वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है दोनों को आज आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।